जरा सोचिए, एक छोटा सा यूरेनियम का पैलेट जिसका आकार बस आपकी उंगली की नोक पर रखे मूंगफली के दाने जितना होता है, कैसे पूरे 1 साल तक हजारों घरों में रोशनी और पंखे चला सकता है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस छोटी सी चीज में इतनी घातक ऊर्जा है कि यह 1800 पाउंड कोयले या 150 गैलन तेल के बराबर बिजली बना सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? पर यह बिल्कुल सच है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस ऊर्जा को हासिल करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, वह दुनिया के सबसे जटिल, खतरनाक और सटीक प्रोसेस में से एक है। आज हम आपको ले चलते हैं उस छुपी हुई दुनिया में, जहां धरती के अंदर से निकला एक साधारण सा पत्थर कई हाईटेक मशीनों, खतरनाक केमिकल्स और एक्सट्रीम परिस्थितियों से गुजरकर न्यूक्लियर फ्यूल बनता है। इस पूरे सफर में हर कदम पर सिर्फ एक चीज काम करती है, प्रेसिजन। हर प्रोसेस में बस एक मंत्र होता है, कंट्रोल, क्योंकि एक छोटी सी गलती पूरे इलाके के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। चलिए, सबसे पहले समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 1789। एक जर्मन साइंटिस्ट मार्टिन हाइड्रिच क्लैपरोथ ने पहली बार यूरेनियम नाम के केमिकल एलिमेंट को पहचाना। उस समय यह महज एक और धातु थी, जैसे लोहा या तांबा। किसी को भी भनक नहीं थी कि इसके अंदर इतनी खतरनाक ताकत छुपी है। करीब 100 साल तक यह सिर्फ एक साइंटिफिक क्यूरियोसिटी बनी रही। लेकिन 1896 में फ्रेंच फिजिसिस्ट हेनरी बेकरेल ने एक अजीब फिनोमिनन डिस्कवर किया। उन्होंने पाया कि यूरेनियम का एक टुकड़ा बिना किसी बाहरी एनर्जी के अपने आप लगातार रेडिएशन छोड़ रहा है। यह वह मोमेंट था जब दुनिया ने रेडियो एक्टिविटी के अदृश्य खतरे को पहली बार महसूस किया। इसके बाद मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ने इस रिसर्च को आगे बढ़ाया और रेडियम और पोलोनियम जैसे और भी रेडियो एक्टिव तत्व खोज निकाले। धीरे धीरे वैज्ञानिकों को समझ आने लगा कि हर छोटे से कण के अंदर ऊर्जा का एक पूरा ब्रह्मांड छुपा है। फिर आया साल 1932, जब जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। यह एक सब एटॉमिक कण था जिस पर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं था। यही न्यूट्रॉन बाद में न्यूक्लियर फिशन की चाबी बना। अब याद कीजिए 1938 का वो ऐतिहासिक एक्सपेरिमेंट। जर्मन साइंटिस्ट ऑटो हैन और फ्रिट्ज स्ट्रैसमैन ने यूरेनियम के एटम पर न्यूट्रॉन को गिराया। परिणाम चौंकाने वाला था। यूरेनियम का एटम 2 छोटे हिस्सों में टूट गया और इस प्रोसेस में अपार मात्रा में एनर्जी निकली। इसी को न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए। नेचुरल यूरेनियम एक जैसा नहीं होता। इसमें 2 मुख्य आइसोटोप पाए जाते हैं। पहला, यूरेनियम 238, जो करीब 99.3% होता है और यह फिशन में लगभग निष्क्रिय रहता है। दूसरा, यूरेनियम 235, जो महज 0.7% होता है। लेकिन असली ताकत इसी छोटे से अंश में छुपी होती है, क्योंकि फिशन करने की क्षमता सिर्फ यूरेनियम 235 में होती है। मतलब साफ है, अगर हमें भरपूर एनर्जी चाहिए तो हमें इस 0.7% को बढ़ाना होगा। इसी प्रोसेस को यूरेनियम एनरिचमेंट कहते हैं, यानी प्राकृतिक यूरेनियम में मौजूद यू 235 का परसेंटेज कृत्रिम रूप से बढ़ाना। अब जरा इमेजिन कीजिए, दूसरे विश्व युद्ध का दौर। पूरी दुनिया जल रही थी और अमेरिका ने एक गुप्त प्रोजेक्ट शुरू किया, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक जैसे रॉबर्ट ओपेनहाइमर और एनरिको फर्मी छुपकर एक जगह जुटे। उनका एक ही लक्ष्य था, यूरेनियम को इतना एनरिच करना कि एक ऐसा हथियार बने जिसकी ताकत पहले कभी नहीं देखी गई। उन्होंने गैसियस डिफ्यूजन और सेंट्रीफ्यूज जैसी अत्याधुनिक तकनीकें विकसित की, जो आज भी प्रासंगिक हैं। इसी रिसर्च का क्रूर परिणाम था हिरोशिमा पर गिराया गया एटॉमिक बम, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। लेकिन इस तबाही के बाद ही दुनिया ने न्यूक्लियर एनर्जी को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। अब फोकस था विनाश नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना। और यहीं से न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का जन्म हुआ। यहां इस्तेमाल होने वाला यूरेनियम उतना एनरिच नहीं होता जितना बम में होता है। पावर प्लांट्स के लिए इसे सिर्फ 3% से 5% तक एनरिच किया जाता है, ताकि यह कंट्रोल तरीके से धीरे धीरे एनर्जी रिलीज कर सके। जबकि बम बनाने के लिए 90% से ज्यादा एनरिचमेंट चाहिए। यही कारण है कि यूरेनियम एनरिचमेंट की प्रक्रिया आज भी दुनिया की सबसे संवेदनशील और राजनीतिक रूप से विवादित टेक्नोलॉजी में से एक है। अब सवाल उठता है कि यह शक्तिशाली पदार्थ आखिर आता कहां से है?
तो दोस्तों, इसकी शुरुआत धरती के अंदर से होती है। यूरेनियम पाया जाता है यूरेनाइट नाम के मिनरल में, लेकिन यह बहुत कम मात्रा में होता है, अक्सर 0.1% से लेकर 2% तक। मतलब 1 टन पत्थर तोड़ने पर सिर्फ कुछ किलो ही यूरेनियम मिलता है। हालांकि दुनिया में कुछ जगह ऐसी हैं जहां यह संतृप्ति बहुत ज्यादा है, जैसे कनाडा के सास्काचेवान इलाके में, जहां यूरेनियम ओर की प्योरिटी 20% से भी ऊपर पहुंच जाती है। यह दुनिया के एवरेज से 100 गुना ज्यादा है। लेकिन यहां माइनिंग करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि यूरेनियम के ऊपर पानी से भरी रेत की मोटी परत होती है। यदि आपने बिना तैयारी के खुदाई शुरू कर दी, तो पूरी माइन पानी से भर सकती है और सैकड़ों लोगों की जान जा सकती है। तो इस चुनौती से निपटने के लिए इंजीनियर्स एक अद्भुत टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, आर्टिफिशियल ग्राउंड फ्रीजिंग। यह सुनने में जितना सरल लगता है, उसे कहीं अधिक जटिल है। इस प्रोसेस में जमीन में सैकड़ों गहरे छेद किए जाते हैं और उनमें स्पेशली डिजाइन किए गए पाइप्स डाले जाते हैं। इन पाइप्स में -30 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कैल्शियम क्लोराइड ब्राइन बहाया जाता है। यह लिक्विड धीरे धीरे आसपास की नमी और पानी को जमा कर बर्फ की एक अभेद्य दीवार बना देता है। और यह बर्फ की दीवार इतनी मजबूत होती है कि वह पानी के प्रेशर को भी रोक पाती है, जिससे माइनिंग बिना किसी बाढ़ के सुरक्षित हो पाती है। इसके बाद शुरू होता है असली एक्सट्रैक्शन। पहले एक छोटा पायलट होल बनाया जाता है, जो इंजीनियर्स को सही दिशा बताता है। फिर धीरे धीरे बड़ी ड्रिलिंग मशीनें उस छेद को चौड़ा करती हुई यूरेनियम युक्त परत तक पहुंचती हैं। पावरफुल ड्रिल्स चट्टानों को चूर चूर कर देती हैं और टूटे हुए पत्थर नीचे बने कलेक्शन चैम्बर्स में गिरते जाते हैं। यहां सबसे खास बात यह है कि पूरा प्रोसेस रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट किया जाता है। कोई भी वर्कर सीधे उस जगह पर नहीं जाता। इससे उन्हें हानिकारक रेडिएशन और ढाने के खतरे से बचाया जाता है। हर 20 मिनट में खदान के अंदर ताजी हवा सर्कुलेट की जाती है, ताकि एनवायरनमेंट सुरक्षित बना रहे। जब यह और सतह पर लाया जाता है, तो पहले इसकी स्कैनिंग होती है। हाई ग्रेड माइंस में यूरेनियम की मात्रा 15% से 18% तक पाई जाती है। इसके बाद इसे बड़े बड़े क्रशर्स में डालकर पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। फिर ग्राइंड करके इसे बारीक पाउडर में बदल दिया जाता है। यह पाउडर पानी में मिलकर एक चिपचिपा घोल बनाता है, जिसे स्लरी कहते हैं। यह स्लरी पाइपलाइन या ट्रकों के जरिए केमिकल प्रोसेसिंग प्लांट में भेजी जाती है। अब आता है केमिकल प्रोसेसिंग का वो चरण जहां असली जादू होता है। इस स्लरी में स्ट्रैंग एसिड मिलाया जाता है, जो यूरेनियम को घोल देता है, जबकि बाकी सारी अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं। फिर इस यूरेनियम से भरे घोल को अलग कर कई केमिकल रिएक्शन के जरिए इसे और प्योर बनाया जाता है। अंत में एक हाईली कंसंट्रेटेड यूरेनियम कंपाउंड तैयार होता है। अब उस पर सबसे कठिन और संवेदनशील स्टेप लागू होता है, एनरिचमेंट। इसके लिए यूरेनियम को एक विशेष गैस के रूप में बदला जाता है, जिसे यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड कहते हैं। यह गैस बेहद रिएक्टिव होती है और इसे सीसे के कंटेनरों में रखा जाता है। अब इस गैस को हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज मशीनों में डाला जाता है। कल्पना कीजिए, एक ऐसी मशीन जो इतनी तेजी से घूमती है कि उसकी रफ्तार हजारों चक्कर प्रति मिनट में मापी जाती है। इन सेंट्रीफ्यूज के अंदर एक अद्भुत भौतिकी काम करती है। भारी यूरेनियम 238 के अणु बाहर की दीवारों से चिपक जाते हैं, जबकि हल्के यूरेनियम 235 के अणु बीच में इकट्ठा होने लगते हैं। यह अंतर बहुत छोटा है, लेकिन जब यही प्रोसेस हजारों सेंट्रीफ्यूज में बार बार दोहराई जाती है, तो यूरेनियम 235 का प्रतिशत धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। जब यूरेनियम वांछित स्तर तक एनरिच हो जाता है, तो इसे फिर से पाउडर फॉर्म में बदलकर फ्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भेजा जाता है। यहां इस पाउडर को सबसे पहले यूरेनियम डायोनेक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। फिर हाई प्रेशर मशीनों की मदद से इन छोटे छोटे बेलनाकार पैलेट्स को प्रेस किया जाता है। हर पैलेट का आकार एक मूंगफली जितना होता है, लेकिन इसकी एनर्जी अकल्पनीय है। एक सिंगल पैलेट इतनी बिजली बना सकता है जितनी 1800 पाउंड कोयला जलाने से बनती है, या फिर 150 गैलन तेल से। इसके बाद इन पैलेट्स को करीब 24 घंटे के लिए हाई टेम्परेचर फर्नेस में गर्म किया जाता है, ताकि ये और ज्यादा डेंस और मजबूत हो जाए। फिर रोबोटिक आर्म्स इन पैलेट्स को जिरकोनियम मेटल की लंबी ट्यूबों में डालते हैं,
जिरकोनियम एक खास धातु है जो न्यूट्रॉन को आसानी से पास होने देती है और भीषण गर्मी में भी पिघलती नहीं है। इन ट्यूबों को सील करके फ्यूल रॉड्स बनाई जाती है। कई फ्यूल रॉड्स को एक साथ जोड़कर एक स्ट्रक्चर्ड यूनिट बनाई जाती है जिसे वो फ्यूल असेंबली कहते हैं। यही असेंबलीज बाद में न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर स्थापित की जाती है। रिएक्टर कोर के अंदर हजारों फ्यूल रॉड्स एक विशेष अरेंजमेंट में रखी जाती हैं और यहीं से असली मैजिक शुरू होता है। जब रिएक्टर को एक्टिव किया जाता है तो न्यूट्रॉन तेजी से यूरेनियम 235 के एटम्स से टकराते हैं। हर टक्कर के साथ एटम टूटता है और उसमें से भारी मात्रा में हीट निकलती है। यही है न्यूक्लियर फिशन। इस प्रोसेस में और भी न्यूट्रॉन पैदा होते हैं जो आगे और एटम्स को तोड़ते हैं और एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। इस चेन रिएक्शन को कंट्रोल रॉड्स के जरिए बारीकी से नियंत्रित किया जाता है ताकि एनर्जी स्थिर गति से बनती रहे। इस अत्यधिक हीट से पानी गर्म होकर स्टीम बनता है और यह स्टीम विशाल टरबाइनों को घुमाने लगता है। ये टरबाइन जनरेटर से जुड़े होते हैं और बस फिर बिजली बननी शुरू हो जाती है। एक सिंगल न्यूक्लियर रिएक्टर लाखों करोड़ों परिवारों को सालों तक बिजली दे सकता है। लेकिन हर कहानी का एक डार्क साइड भी होता है। जब ये फ्यूल रॉड्स करीब 1 साल तक इस्तेमाल हो जाती हैं तो ये स्पेंट फ्यूल बन जाती है। उस वक्त ये इतनी गर्म और रेडियो एक्टिव होती हैं कि इन्हें छूना तो दूर, पास जाना भी जानलेवा होता है। इसीलिए इन्हें तुरंत 25 से 30 फीट गहरे पानी से भरे स्पेशल पूल्स में डाल दिया जाता है। यह पानी रेडिएशन को रोक लेता है और फ्यूल को ठंडा करता है। स्पेंट फ्यूल को कम से कम 10 साल तक इन पूल्स में रखा जाता है, जब तक कि उसकी रेडिएशन खतरे के स्तर से नीचे ना आ जाए। और भयानक बात यह है कि आज पूरी दुनिया में लाखों टन स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल ऐसे ही पूल्स में पड़ा हुआ है, जिसका अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं मिल पाया है। तो अगली बार जब आप अपने कमरे में बिजली का स्विच ऑन करें तो जरा एक पल रुकिए और सोचिए कि उस रोशनी के पीछे कितनी जटिल साइंस, कितनी खतरनाक प्रक्रियाएं और कितनी अनोखी इंजीनियरिंग काम कर रही है। यूरेनियम का यह सफर महज केमिकल की एक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह इंसानी बुद्धि, जोखिम लेने की क्षमता और अदम्य जिज्ञासा की सबसे बड़ी दास्तान है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप हमारे मेहनत के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें